हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिस्ता नफीस पर। देखिए, आज मैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में लेकर आ रही हूँ। उससे पहले जो इसके क्या नाम है, जो पूरे युद्ध हुआ था उसके बारे में मैंने बता दिया था। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा था ये मैं बता रही हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे उम्मीद है कि प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। ये तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो परिणाम मैंने इनको बताया उससे पहले की वो पूरी वीडियो ये मेन टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने उसको पूरी डीपली बता दी है। वैसे पूरी नोट्स बनाने की पूरी कोशिश की। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी ये वीडियो लगी, आप लोगों को नोट्स अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो देखिए, इसके क्या नाम इंट्रोडक्शन में मैंने प्रस्तावना में डाला है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1918 ईस्वी में समाप्त हुई थी। यद्यपि इस युद्ध से पूर्व भी अनेक युद्ध हुए थे, मतलब इससे पहले भी कुछ युद्ध हुए थे, परंतु वे इतने व्यापक और भयंकर नहीं थे। इस युद्ध से संपूर्ण संसार प्रभावित हुआ था तथा विश्व के 3 देशों के प्रयत्न व प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और इस युद्ध का क्या नाम है, विनाशकारी परिणाम निकले थे। तो देखिए इसके परिणाम में क्या है। तो देखिए इसके प्रथम परिणाम जो पहला जो था, तो जन धन की क्षति हुई थी। इस युद्ध के अधिक व लंबे समय तक रहा। जनसंख्या की दृष्टि से 87% जो भागना इस युद्ध में भाग लिया था। संसार में 14 देश युद्ध के काल में तटस्थ रहे, यानी 14 मतलब इफेक्टिव हुए थे 14 देश। इस युद्ध से 6.5 करोड़ सक्रिय रूप से भाग लिए थे, जिसमें 85 लाख व्यक्ति मारे गए थे और 3 लाख घायल हुए थे। इसके अतिरिक्त विषैले वातावरण के कारण युद्ध के उपरांत समस्त यूरोप में भयंकर महामारी फैल गई थी, जिसमें लाखों लोग की जानें चली गई थी। तो ये युद्ध बहुत ही प्रभावित किया था। इसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध आया था। अब तो इस वक्त यूक्रेन और इसके रूस की भी लड़ाई चलने लगी है, समझ लिए। खैर, ये आगे चलते हैं हम। दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक परिणाम। युद्ध की समाप्ति के उपरांत राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी और उसके स्थान पर गणतंत्र या जनतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। यानी इस युद्ध की समाप्ति जब हुई थी उस वक्त राजतंत्र की समाप्ति करके गणतंत्र और या फिर मान लीजिए जनतंत्र की, यानी जनता के हित के लिए जो व्यवस्था मतलब जो थी वो स्थापित कर दी गई थी। तो इसमें देखिए जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्या नाम है बल्गारिया आदि देश के शासकों को अपने पदों का त्याग दे दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ पद लिखा है, यहाँ पदों का त्याग कर दिया था और त्याग करके राज सत्ता पर जनता का अधिकार को स्वीकार कर दिया था। यानी पे यहाँ जो देश के जो शासक थे उनके जो पद कर तो राज सत्ता हटाकर जनता का अधिकार स्वीकार कर लिया था। और यूरोप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, रूस, चेकोस्लोवाकिया और लुथेनिया, ठीक है, और और एस्टोनिया, फिनलैंड, यूक्रेन आदि टर्की में क्या ना कि गया था और गणतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी तथा उनके प्राचीन राजवंशों का अंत हो गया था। ठीक है, तो इंग्लैंड, ग्रीस, स्पेन और रूसिया आदि में जो राजतंत्र की शासन व्यवस्था प्रचलित रही, परंतु वहां भी शीघ्रता से जनमत का विकास होना आरंभ हो गया था। यूरोप के अतिरिक्त एशिया में भी विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। यहाँ भी समाजवाद का विषेद किया जाना आरंभ हो गया था और जनतंत्र स्थापना की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। तो इसलिए जनता ने अपने अधिकारों की मांग करना आरंभ कर दिया था, जिससे बाध्य होकर शासकों के जनमत का स्वागत करना पड़ा था। यानी अब जनता पूरी तरह से अपने अधिकार के लिए लड़ने लगी थी। तो इस वजह से अंत में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। तो उसकी देखिए आर्थिक क्या परिणाम निकला था। तो युद्ध के पश्चात समस्त यूरोप में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था और ये भावना रूस से प्रचारित होने लगी थी और उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करके उन पर राज्यों का पूरा अधिकार और नियंत्रण स्थापित किया जाए। इस दिशा में प्रत्येक राज्य के में पर्याप्त किए गए परंतु अधिक सफलता नहीं मिली।
कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था और उन्होंने अपनी मांग सरकार के सम्मुख उपस्थित करना आरंभ कर दिया था। फलतः बाध्य होकर यूरोपीय सरकारों ने उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कानून को पारित किया और मजदूरों की स्थिति में यह सुधार लाने के लिए बहुत ही प्रयास किया गया था और इस प्रकार जनता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। जब ये युद्ध होने लगा था तो पूरी तरह से जब महामारी होने लगी थी तो आम जनता ने पूरी तरह से इसका विरोध करते हुए तब ये युद्ध समाप्त होने लगा था। तो जब जनता पूरी तरह से एकदम उतर गई थी तो इस वजह से यहाँ पे देखिए आर्थिक भी जो परिणाम इसका निकला कि उन लोग की जो मजदूर वर्ग थे उन्होंने अपनी पूरी तरह से मांग करने लगी थी और रूस में जो वहाँ की इस वक्त राजनीतिक कारण भी जो पूरी तरह से था मान ली कि उसमें जो क्या नाम है गणतंत्र जो वो थी उसकी जगह शासन व्यवस्था जो क्या नाम है उसकी राजतंत्र थी तो गणतंत्र कर दी गई थी। तो खैर आगे चलते हैं। तो देखिए सामाजिक परिणाम जो था क्या निकला था, आर्थिक परिणाम तो हो गया, सामाजिक परिणाम की ओर चलते हैं। तो इस युद्ध में यूरोप के समाज को भी प्रभावित हुआ था। जाहिर है समाज के ऊपर तो प्रभाव पड़ना ही था क्योंकि ये छोटा मोटा युद्ध तो था नहीं। तो युद्ध के काल में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सैनिक सेवा के लिए नियुक्ति किया गया और उनके कार्यों पर भार स्त्रियों को उठाना पड़ा था। उन्होंने अपनी गृहस्थियों का काम त्याग करके मिल और कारखानों का काम करना पड़ा। फलतः स्त्रियों को वो अपने महत्व का ज्ञान हो गया था और उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो गई थी। जब उन्होंने बाहर निकल के ये चकला बेलन करने के से छूट के उन्होंने बाहर का जब काम करना शुरू किया था तो उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो गई थी और युद्ध की समाप्ति के उपरांत स्त्रियों ने भी पुरुषों की मांग करना आरंभ किया और प्रत्येक राज्य उनकी मांग प्रायः स्वीकार कर ली। इस युद्ध में पुरुषों को अधिक मृत्यु हुई और फलतः स्त्रियों की संख्या मतलब क्या हो गई थी, अधिक हो गई थी, जिससे भयंकर परिणाम निकले। युद्ध के पश्चात काले गोरे का भेद कम हो गया था और यूरोप की जातियां अन्य देशों की जातियों के साथ अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार करने लगी थी। इस युद्ध के कारण यद्यपि शिक्षा का प्रसार को आघात पहुंचा परंतु विज्ञान के पर्याप्त प्रगति की विभिन्न दिशाओं में वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान किए जाने लगे। तो राष्ट्रीयता की विजय जो हुई थी इसमें देखिए इसके जो परिणाम निकले थे तो राष्ट्रीयता की इसमें विजय हुई थी। तो इस युद्ध के उपरांत राष्ट्रीयता की भावना की विजय और उसका विकास हुआ था। पेरिस के सम्मेलन में विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर के आधार पर समस्त यूरोप के पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया था। देखिए विल्सन का जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह टॉपिक डालूंगी। तो देखिए इसके जो आधार समस्त यूरोप में जो पुनर्गठन करने के प्रयास किया गया था तो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और ये जो यूगोस्लाविया है, हंगरी, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड आदि जो थे राज्यों की स्थापना हुई थी और जिनके राज्यों की राष्ट्रीयता की भावना में अवहेलना की गई थी। वहां व्यापक असंतोष फैला और आंदोलन की अग्नि प्रज्वलित होने लगी थी। और देखिए इसकी नेक्स्ट टॉपिक जो परिणाम क्या था तो सैनिक शक्ति का विस्तार हो गया था। राष्ट्रीयता की विजय हो गई थी और सैनिक शक्ति का विस्तार होने लगा था। तो क्या था तो पेरिस की संधि के अनुसार जर्मनी की सैनिक शक्ति समिति कर दी गई परंतु विजयी राज्यों ने अपनी सैनिक शक्तियों को बढ़ाने की ओर अधिक प्रयास किए। कालांतर में जर्मनी ने नाजीवाद की स्थापना हो जाने पर उसने भी उन्नति करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया। जर्मनी, इटली तथा रूस ने अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि के लिए बहुत ही प्रयास किए और उनकी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगी और सैनिक शक्ति का बढ़ावा मानव जाति के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो शांति स्थापना के लिए पेरिस की शांति सम्मेलन ने राष्ट्र संघ की स्थापना की तथा उसकी क्या नाम है मांग करते हुए उसकी स्थापना कर दी थी। और यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण कदम था परंतु राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में अधिक सफल नहीं हुआ। राष्ट्रों के स्वार्थों पर नियंत्रण नहीं रख सका जिसके द्वारा देशों में प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी थी। और उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि महायुद्ध में
बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिणाम हुए जिन्हें भविष्य में इतिहास के बहुत ही प्रभावित किया था। यहाँ से समझ लीजिए पूरी तरह से माहौल एकदम चेंज हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को फैलाया करें ताकि आप लोगों की वजह से और लोगों को भी नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।